हम लोगों ने संविधान के बारे में चर्चा किए थे, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक हमने बताया था। आज हम लोग पढ़ते हैं भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। और अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं। तो चलते हैं पहले भाग 3। भाग 3 में होता है, भाग 3 में क्या लिखा हुआ है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो हम पहले जानते हैं दोस्त कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। इसके पहले मैं जानकारी देते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है इसके बारे में पहले परिभाषा दिखा देते हैं। मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है क्योंकि यह जन्म के बाद मिलता है। जन्म के बाद मिलता है। इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? मौलिक अधिकार के बारे में हमने बताया। अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 में देखिए क्या है, इसको पहले मिटाते हैं। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 12 में है मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। डिफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है और मौलिक अधिकार जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मौलिक अधिकार जीने के लिए, मौलिक अधिकार जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक। अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में जानते हैं। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण, इसमें अल्पीकरण है। अल्पीकरण के मतलब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अल्पीकरण कैसे कहते हैं? जब हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार वाले प्रभावित करे तो सरकार उसके मूल अधिकार को रोक लगाया जा सकता है। उसी को कहते हैं अल्पीकरण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे फैक्ट्स में। पहले इतना बता दिए हैं। कहते हैं समता या समानता का अधिकार। समता, इसको कहते हैं समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। इक्वलिटी ऑफ राइट्स। इक्वलिटी ऑफ राइट्स कितना है? 14 से लेकर 18 तक है। 14 से लेकर 18 तक है। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। तो अनुच्छेद 14 में देखिए, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। इसमें लिखा गया है विधि के
समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद देखिए 15 में क्या है? जाति, धर्म एवं लिंग, जाति धर्म लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव को हमने बताया था कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार पढ़ते हैं। इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ राइट्स। देखिए चलते हैं। समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ राइट्स, इक्वलिटी ऑफ राइट्स 14 से लेकर कितना तक है? 18 तक है। 14 से लेकर कितना तक है? 18 तक है। अब हम लोग जानते हैं 14 में क्या है अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 16 क्या है, अनुच्छेद 17 क्या है, और अनुच्छेद 18 क्या है। तो जानते हैं दोस्त, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14 ना, हाँ पहले 14 में देखिए क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। बस इतना रखिएगा, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में है जाति धर्म लिंग, जाति धर्म एवं लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगी, राज्य भेदभाव नहीं करेगी। ये अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, PBLI, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी की सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा प्रदान करना तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करना कौन करता है? अनुच्छेद 16 करता है। अनुच्छेद 17 में जानते हैं, अनुच्छेद देखिए 17 में क्या है? छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, अनटचबिलिटी, 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 छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत बताया गया है कितना में? 17 में। अनुच्छेद 18 देखिए मिटा करके पढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद स्टार्टिंग ना करें। अनुच्छेद 18 में जानते हैं क्या है? उपाधियों का अंत, इसमें है उपाधियों का अंत, एक्सक्लूजन ऑफ टाइटल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। उपाधियों का अंत के मतलब क्या होता है? अगर कोई विदेशी देश अगर आपको कोई चीज़ से सम्मानित करे तो सम्मानित करने से पहले हमारे भारतीय संविधान के अनुसार आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर अनुमति राष्ट्रपति देंगी तो आप उस उपाधि को ले सकते हैं, वरना आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। तो हमने विधि के समक्ष समानता का अधिकार पढ़ा दिया है, जिसमें हमने बताया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें अनुच्छेद 14 में हमने बता दिया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में हमने बताया है, अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव राज नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 में बताएं लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड अनुच्छेद 17 में बताएं अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी इसमें बताया जाता है। और 18 में बताएं उपाधियों का अंत। तो हमने विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14 से 18 जान गए हैं। अब हम लोग जानते हैं 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब अच्छा ठीक ना, स्वतंत्रता का अधिकार देखते पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। राइट टू फ्रीडम, राइट
ऑफ फ्रीडम जी, राइट्स ऑफ फ्रीडम कितना से है, 19 से लेकर 22 तक है। तो अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 6 प्रकार के संरक्षण देती है, जो जान लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 19 में क्या, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अब एक एक बारी बारी करके पढ़ लेते हैं। 19 के 1 में कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता 19 के 1 देती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता एंड मीडिया की स्वतंत्रता देती है। इसमें देता है बिना रोक ठोक की, बिना रोक ठोक, बिना रोक ठोक संगठन नहीं, इसमें बिना हथियार का है, बिना हथियार के, बिना हथियार के संगठन बनाने की स्वतंत्रता देती है। बिना हथियार की स्वतंत्र, बिना हथियार की सभा बनाने की स्वतंत्रता दिया जाता है। और ये बना 3 में देता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 4 देता है बिना रोक टोक भारत के किसी राज्य में घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। 5 देता है कहीं भी जमीन खरीदने की स्वतंत्रता, कहीं भी जमीन खरीद कर घर बनाने की स्वतंत्रता देता है, मकान बनाने की स्वतंत्रता देता है तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देती है। अनुच्छेद 26 के 6 कहता है संपत्ति का अधिकार, कहीं भी आप संपत्ति बना सकते हैं भारत के अंदर, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। जो इसको अभी 300 के का में चला गया है, 300 के का में, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हमने बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, तो 19 के 1 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता तथा पुतला जलाने की स्वतंत्रता इसी में दिया जाता है। बी में कहता है बिना हथियार की सभा करने की स्वतंत्रता। ऐसा बात नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी संगठन कर रहे हैं तो वहाँ पर गोली बंदूक लेकर जा करके कर सकते हैं, ऐसे करिएगा तो आपको क्या कानून कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन आप ऐसे कानून बना सकते हैं। अब संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी संगठन बना सकने की स्वतंत्रता आपको मिलता है कि उत्थान करने की, जैसे कन्यादान आप एक कमेटी बनाइए, जिसमें से उसमें कमेटी बना करके कन्या को उत्थान कीजिए, कन्या को शादी करवाइए, इसमें एक संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है ना। और उसके बाद होता है घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य में घूमने की स्वतंत्रता मिलती है। और ये क्या होता है, कहीं भी ज़मीन खरीद कर रखने की घूमने की स्वतंत्रता मिलती है। और ये संपत्ति के अधिकार को 300 के काम में चला गया है। 1978 की बात है, 1978 ईस्वी मोरारजी की देसाई की सरकार थी, उन्होंने उस टाइम में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिसमें से जैसे कि सरकार को कहीं पर से सड़क निकालना या रेलवे बिछाना या अदर काम के लिए जब काम आता था तो लोग कहते थे कि मेरा ज़मीन है, ये दादा का है, ये परदादा का ज़मीन है, हम नहीं दे सकते हैं, तो उसमें से एक सभी को तकलीफ होता था। इसलिए मोरारजी देसाई ने इस अधिकार को 300 के काम में हटा दिया गया और इस पर सरकार का अधिकार हो गया है। जब ऐसा उन्होंने किया, हो गया तो बीच बीच में अधिकार को 300 के काम में रखा गया है। मोरारजी देसाई की सरकार थी 1978 ईस्वी में, उन्होंने इस कानून को करके क्या है सरकार के अधिकार में कर दिया था। जब उन्होंने कर दिया अच्छा काम, तो सरकार में थी जनता में क्या है, एक आक्रोश भावना फैल गया। उनको लगा कि सरकार ने हम लोग का ज़मीन ले रहा है, ज़मीन के मतलब होता है कि हमारा संपत्ति का अधिकार हमको है, ये सरकार जो कहता है जखने मन तकने ले लेता है भाई। तो उस टाइम जब ऐसा किए थे तो उनका सरकार ही गिर गया था 1978 में। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से भी क्या हो गए थे, हार गए थे प्रधानमंत्री से, सीएम से। और हम लोग चलते हैं 20 में। 20 में क्या है, अब उसके बारे में हम लेते हैं। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की संरक्षण दिया जाता है। पहला होता है अनुच्छेद 20 के 1 में होता है एक व्यक्ति एक गलती की एक सज़ा।
अनुच्छेद 20 के 2 में होता है, एक व्यक्ति की सजा उस कानून के तहत दिया जाएगा जिस समय उन्होंने गलती किया हो। ना कि ऐसा ना हो कि गलती आज किया हो, आज कानून के तहत 5 वर्ष की सजा लिखा हुआ हो संविधान में, और कल कहीं बदल गया हो तो उसके तरह उसके सजा दिया जाना, ये गलत है। एक व्यक्ति की एक सजा तथा संविधान के अनुसार जिस समय पर व्यक्ति गलत किया हो उसी समय के अनुसार उसे सजा देना चाहिए। और 3 में बताया जाता है व्यक्ति को भी संरक्षण, कैदी को भी संरक्षण, अगर गलती काम किया हो तो उसे भी कैदी का संरक्षण। 1 में क्या है, एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, ठीक। 2 में होता है उस समय के तहत सजा देना जिस समय में वह व्यक्ति गलती किया हो। 3 में बताया जाता है कैदी को भी संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति गलती किया हो तो उसे भी कैदी का भी संरक्षण दिया जाएगा। इतना तक चलते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है, ये गलती की एक सजा उस समय की व्यक्ति के तहत सजा देना चाहिए जो समय में गलती किया हो और कैदी को संरक्षण भी, अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम किया हो उसे भी कैदी को भी संरक्षण देने का अधिकार है। अब अनुच्छेद 21 में चलते हैं। अनुच्छेद 21 में देखिए क्या है, निजता का अधिकार। इसमें होता है निजता का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी, लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी। इसमें हमारी बातों को गोपनीय रखने का अधिकार, और इसी में बताया जाता है कि लव मैरिज का अधिकार है। यानी निजता का अधिकार के मतलब आप समझ रहे हैं, लव मैरिज अधिकार है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, अगर देखिए ऐसे तो अरेंज मैरिज में सब लोग क्या होते हैं, सभी लोग मैरिज हो जाते हैं, इधर पापा मम्मी सब राजी हो जाते हैं, फैमिली के जितने भी सदस्य होते हैं सभी राजी होते हैं। लेकिन जब आती है लव मैरिज की बात तो लोग क्या होते हैं, कोई इधर का शक रहे हैं, कोई इधर का शक रहे हैं, यानी करवाना नहीं चाहते ये मम्मी पापा को कि अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है पर्सनल लिबर्टी, हम शादी करेंगे तो करेंगे। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, ये लव मैरिज खाली सिर्फ दिखावा होता है। करना है तो अरेंज मैरिज कीजिए और मम्मी पापा के सहमति से कीजिए, लाइफ में खुशी रहिएगा और खुश हमेशा रहिएगा। अगर लाइफ में ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा, दिक्कत हो सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। अनुच्छेद 22 में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 में भी 3 प्रकार की संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 22 में भी 3 प्रकार की संरक्षण दिया जाता है। पहला होता है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट जारी करना, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट जारी करना। और 2 में होता है व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होता है। लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि अगर दूरी 5 किलोमीटर है तो समय की अवधि उसमें ऐड नहीं किया जाता है। और 3 में बताया जाता है, 22 के 3 में बताया जाता है व्यक्ति को भी, कैदी को भी मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होता है। वो अपने अधिकार से चुन सकता है और वो अपने अधिकार से क्या है, उसके खिलाफ लड़ाई कर सकता है, लड़ सकता है, उसके क्या है वकील। तो हम लोग ने 19 से लेकर 22 तक हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग चलेंगे 22 तक चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे 23 से 24। अब हम लोग चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 तक। राइट्स ऑफ एक्सप्लेशन, EXPOLITLATI बने, राइट्स ऑफ एक्सप्लेशन है 23 से लेकर 24 तक है। अब हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 23 में क्या है। अनुच्छेद 23 में देखिए क्या है, बलात् शर्म पर रोक, बलात् शर्म पर रोक, शर्म पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 24 में क्या है जी, अनुच्छेद 24 बताया जाता है 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को, वाले
बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका मतलब समझा देते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ने का है संविधान में अनुच्छेद 23 और 24। 23 में होता है बलात्कार पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक। बंधुआ की मजदूरी का रोक के मतलब होता है, बंधुआ मजदूरी क्या होता है पहले के बारे में जानते हैं। बंधुआ मजदूरी हुआ होता है कि किसी भी व्यक्ति को आप काम करवाएं और उसके बदले में जो उसको पैसा दिया जाता था उसे नहीं दिया करता था, तो कोई भी व्यक्ति कैसे काम करेगा, तो उसी को कहते हैं बंधुआ मजदूरी। यानी बिना वेतन का काम करवाना बंधुआ मजदूरी कहलाता भी है। और 24 में होता है 14 से कम उम्र वाले बच्चों को खतर काम में नहीं लगा सकते। जैसे में गोली उससे बनवाना, बंदूक बनवाना, बम ब्लास्ट करवाना, इस काम उससे नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करवा रहा है, गोला बारूद बनवा रहा है, तो इसे क्या है, कानून के विरुद्ध है, उसे कानून कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है 25 से 28। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कितना है, 25 से 28 है। अब एक एक अनुच्छेद करके जानते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार हम लोग जानते हैं। अब लिखिए अनुच्छेद 25 लिखिए जी। अनुच्छेद 25 में होता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता देखिए बताते हैं क्या होता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता के मतलब होता है हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता तथा मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता तथा सिखों को कृपान रखने की स्वतंत्रता होता है। कृपान के मतलब की होता है कि उसके एक चाकू होता है, 6 इंच का होता है मात्र। अगर 6 इंच से भी अगर वो बड़ा रखता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो आर्टिकल है हम लोग की स्वतंत्रता देती है। तो मेन मूल रूप से याद रखिएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 26 में हम लोग जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 26 में क्या है, अनुच्छेद 26 में देखिए क्या है बाबू। अनुच्छेद 26 में है कि हिंदुओं को किसी भी स्थान पर यज्ञ हवन करने की स्वतंत्रता तथा मुस्लिमों को भी नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता मिलती है 26 में। यानी किसी भी स्थान पर, लिख लीजिएगा, किसी भी स्थान पर यज्ञ हवन और नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता दी जाती है, अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद देखिए 27 में क्या है, किसी धर्म, ऐसे लिख लीजिएगा, धर्म के नाम पर जमा किया गया पैसा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जमा किया गया पैसा पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 होता है। अनुच्छेद 28 में होता है सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम लोगों ने जान गए, अब थोड़ा सा समझा देते हैं दोस्तों। हमने पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है अंतःकरण की स्वतंत्रता, हिंदुओं की टिक्की रखने की स्वतंत्रता तथा मुस्लिमों को
दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता तथा सिखों को कृपान रखने की स्वतंत्रता देती है। अनुच्छेद 26 में जानते हैं क्या है? अनुच्छेद 26 में होता है किसी भी स्थान पर यज्ञ हवन करने की स्वतंत्रता तथा मुस्लिमों को भी नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता दिया जाता है। अब 28 में क्या होता है? 27 में क्या है? अगर धर्म के नाम पर, अगर धार्मिक कार्य के लिए अगर पैसा आप जमा किए हैं, कितनों भी पैसा हो आपके पास, उसके लिए सरकार टैक्स नहीं लेगा। और एक बात बताया जाता है, धार्मिक कार्य के लिए धार्मिक धार्मिक ऐसे सरकारी धन से चल रहे सरकारी धन से चल रहे संस्था में क्या होगा? सरकारी ऐसी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे में कहा जाता है, यहाँ पे नोट पॉइंट कर लीजिएगा आप लोग, संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म का एक रिवाज है। उसी प्रकार ठीक उर्दू एक प्रकार की भाषा होती है, ना कि मुस्लिमों का धार्मिक रिवाज है। अगर आपको धर्म के आधार पर हिंदू हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है उर्दू में तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं संस्कृत भी, तो इसमें रोकने की कोई नहीं है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, इतना आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब से 30 चलते हैं। क्या है? पहले जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है 29 से 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कितना से है? 29 से लेकर 30 है। अब हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 29 में क्या है, 30 में क्या है। अनुच्छेद 29 में बताया जाता है दोस्त, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। जैसे में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज किसका है? हिंदू का है। उससे कम थोड़ा क्या है? मुस्लिम है। लेकिन सिख, बौद्ध, ईसाई, इस मन की बातें जब आती है तो इसमें क्या है? अल्पसंख्यक में आता है। तो अल्पसंख्यक को दिक्कत ना हो उसके लिए प्रावधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 29 में। जैसे में और अनुच्छेद अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है। और अनुच्छेद 30 में जानते हैं दोस्त, अनुच्छेद 30 में होता है, अगर अल्पसंख्यक लोगों को बहुसंख्यक के बीच शिक्षा लेने में संकोच कर रहा हो तो अलग से संस्था खोल सकती है, और खोलने के बदल में सरकार उसे पैसा देगी। तो हम लोगों ने जाना 29 और 30 में क्या है। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। और 30 में क्या है? अगर कोई व्यक्ति संकोच कर रहा हो मंदिर जाने या मस्जिद जाने कहीं भी, तो अलग से संस्था क्या खोल सकती है पढ़ने वाले स्थान की जगह। अब हम लोग जानेंगे 31 में क्या है, एंड अनुच्छेद 32 में क्या है। अनुच्छेद 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में है संपत्ति के अधिकार, जिसे हटाकर 300 के काम में रखा गया है। 300 के काम में रखा गया। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार का वर्णन। संवैधानिक उपचार का वर्णन। और यहाँ पर से नोट पॉइंट में आप लोग कर लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कहा था। और एक पॉइंट और प्रस्तावना को यहाँ पर लिखिएगा। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? संविधान की आत्मा किसने कहा था?
किसने कहा था? तो उत्तर लिख लिया, ठाकुर भार्गव दास। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था। तो ये पॉइंट को आप लोगों ने याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। तथा अनुच्छेद 32 संवैधानिक विचार का वर्णन किसने कहा था? कि संविधान की आत्मा किसने कहा था? या अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो यहाँ तक आप लोगों को बता दिए। 33 में क्या है? अनुच्छेद 34 में क्या है छोटू? एंड 35 में क्या है, उसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 33 में क्या है? राष्ट्रीय हित के लिए सैन्य और मीडिया और गुप्तचर को मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। 34 में क्या होता है? भारत के किसी भी राज्य में मार्शल लागू हो सकता है। भारत के किसी भी राज्य में मार्शल लागू हो सकता है। सबसे खतरनाक होता है एफसप्पा, इनेक्शियल फोर्सेस पावर स्पेशल एक्ट। और 35 में होता है कि मौलिक अधिकार को कैसे लागू करें, इसके लिए प्रावधान किया गया है। तो हमने जाना अनुच्छेद 33 में राष्ट्रीय हित के लिए सेना, सैन्य शक्ति, मीडिया तथा गुप्तचर लोगों को भी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें हमारे राष्ट्र की भलाई हो, उसके लिए। अब भारत की किसी भी राज्य में मार्शल लागू हो सकता है। इसके कहने का मतलब होता है लॉकडाउन। कहीं पर दंगा फसाद जब हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? मार्शल लागू हो सकता है। उसमें से सबसे खतरनाक जो होता है एफसप्पा, इनेक्शियल फोर्सेस पावर स्पेशल एक्ट, ये सबसे खतरनाक होता है। अब 35 में, अनुच्छेद 35 में बताया जाता है कि मौलिक अधिकार को कैसे लागू करें, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आज हमने जाना भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोग ने जान गए। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी।